एवरीवन, आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTE के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, जैसे सबसे पहले पूछा है स्थैतिकी से आप क्या समझते हो। स्थैतिकी मीन्स होता है स्टैटिक्स। यह एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम बल और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन कब, जब वस्तु विराम अवस्था में हो। तो स्थैतिकी में कहा गया, स्थैतिकी में पिंड की विराम अवस्था में लगे हुए बल के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, मैकेनिक्स में क्या होती है, मैकेनिक्स में हम बल और प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन जब वही वस्तु रुकी हुई होगी, विराम अवस्था में होगी, तो उसको स्टैटिक्स कहेंगे, और जब वस्तु गति अवस्था में होगी तो उसको डायनेमिक्स कहेंगे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है गति विज्ञान से आप क्या समझते। गति विज्ञान मीन्स डायनेमिक्स। तो गति विज्ञान में बल और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन कब, जब वस्तु गति अवस्था में हो। तो इसका डेफिनेशन देखिए, लिखा है गति विज्ञान के अंतर्गत पिंड की गतिशील अवस्था में उस पर लग रहे बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पूछा गया है SI प्रणाली किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है SI प्रणाली क्या है। तो SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, जिसे हम लोग SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम का प्रयोग पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों में किया जाता है। जैसे बल का मात्रक आप बोलते हैं न्यूटन, तो न्यूटन सभी देशों में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मूल मात्रक क्या होते हैं। तो वो मात्रक जो किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहे जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। तो जो मात्रक मूल मात्रक पर आधारित होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि। क्वेश्चन नंबर 6, MKS प्रणाली से आप क्या समझते हैं। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर मात्रक होता है लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का, और सेकंड समय का मात्रक होता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, लिखा है MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस प्रणाली को संक्षेप में MKS प्रणाली कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। MKS सिस्टम का एक और नाम होता है जिसे हम लोग जार्जी प्रणाली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है FPS प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रणाली को संक्षेप में FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। फुट लंबाई का मात्रक होता है, पाउंड द्रव्यमान का और सेकंड समय का मात्रक होता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ब्रिटेन में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मूल राशियों को परिभाषित कीजिए। तो मूल राशियां वे होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जिसे हम लोग डायरेक्टली नाप सकते हैं, उसे मूल राशियां कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9, यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पिंड पर बलों का व्यवहार और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कुछ प्रभाव डालता है और स्थान घेरता है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अप्लाइड मैकेनिक्स से आप क्या समझते हैं। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी की एक शाखा होती है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं मशीन के पुर्जों की डिजाइनिंग करने के लिए, उसके यंत्र विन्यास और स्ट्रक्चर और उसके मेंबर्स से संबंधित जानकारी को यांत्रिकी के सूत्रों से हल किया जाता है। तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी इंजीनियरिंग के अंतर्गत मशीन के पुर्जे, यंत्र विन्यास और ढांचा और अवयव आदि से संबंधित
यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पिंड या वस्तु से आप क्या समझते हैं? तो यह किसी पदार्थ का वह भाग है जो निश्चित स्थान घेरता है, जिसके पास संहति मतलब द्रव्यमान मास, संहति और आयतन भी होते हैं। अर्थात वस्तु पदार्थ का भाग होता है जो दिशाओं में सीमित हो। गतिपथ किसे कहते हैं? गतिपथ इसे बोलते हैं हम लोग पाथ। यदि किसी गतिमान कण की उत्तरोत्तर स्थितियां को मिला दिया जाए तो जो रेखा प्राप्त होगा उसे गतिमान पथ कहा जाएगा। तो उत्तरोत्तर स्थिति क्या है? जैसे मान लीजिए एक टायर है, गाड़ी का टायर है, गाड़ी जब चलेगी तो टायर के किसी एक पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए, तो वो बिंदु जमीन पर बार बार आएगा। तो जितना वो लंबाई तय करता है, सभी पॉइंट को आप मिला देते हैं तो उसको हम लोग गतिपथ कहेंगे। और जो स्थितियाँ बनेगी, कोई पॉइंट आपने पी ले लिया तो उस पी की जो स्थिति होती है उसे उत्तरोत्तर स्थिति कहते हैं। अदिश राशि से आप क्या समझते हो? तो अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। नाम से क्लियर है, अदिश। अदिश अ का मतलब होता है नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी कण द्वारा चली गई गतिपथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। कण का विस्थापन उसके दो निर्देश बिंदु के बीच रेखा में मापी गई लंबाई होती है। दो वस्तुओं के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 17, दो सदिश राशि का सदिश गुणन से आप क्या समझते हैं? दो सदिश राशि का सदिश गुणन दोनों के परिमाण और उसके बीच बनने वाले कोण के साइन के समानुपाती होता है। जैसे दो वेक्टर है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का सदिश गुणन करते हैं, यानी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू इंटू साइन थीटा। जब सदिश गुणन करते हैं तो वहाँ साइन लेते हैं, साइन थीटा। थीटा क्या है? दोनों सदिश के बीच का कोण होता है। ध्रुवीय सदिश से आप क्या समझते हैं? वे सदिश राशियाँ जिसका कोई निश्चित बिंदु तथा आरंभ बिंदु होता है उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। वेग से आप क्या समझते हैं? किसी कण के वेग परिवर्तन की दर को विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण से आप क्या समझते हैं? किसी कण की वेग वृद्धि की दर त्वरण कहलाती है। ए को लिखते हैं ए इक्वल टू डी वी अपन डी टी, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यह सदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक होता है। इसे गासी प्रणाली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एमकेएस प्रणाली से आप क्या समझते हो? तो एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर लंबाई का मात्रक होगा, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होगा, सेकंड समय का मात्रक होता है। इसे जार्जी प्रणाली भी कहा जाता है। एफपीएस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। फुट लंबाई का मात्रक होगा, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो तीन प्रणालियाँ हो गई, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस का दूसरा नाम होता है जार्जी प्रणाली, एफपीएस का होता है ब्रिटिश प्रणाली और सीजीएस का होता है गॉसी प्रणाली। अगला है मूल राशि को परिभाषित कीजिए। तो वे भौतिक राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उसे मूल राशियाँ कहा जाता है। एग्जाम में आपके लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, जैसे पहला, यांत्रिकी तथा यांत्रिकी की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि यांत्रिकी क्या होती है, इसके कितने ब्रांच होते हैं, फिर यांत्रिकी की इंजीनियरिंग में क्या उपयोगिता होती है। तो देखते हैं, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार और उस वस्तु पर उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है। मौलिक रूप से यांत्रिकी को बल विज्ञान भी कहते हैं।
यांत्रिकी की दो शाखाएं होती हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। गति विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। स्टैटिक्स में क्या होता है कि वस्तु विराम अवस्था में होती है, डायनामिक्स में, गति विज्ञान में वस्तु गति अवस्था में होती है। शुद्ध गति विज्ञान में सिर्फ हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं, उस गति को उत्पन्न करने वाले कारक बल के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। और बल गति विज्ञान में बल और गति दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स की उपयोगिता, तो यांत्रिकी इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है जिसके ज्ञान का उपयोग वस्तुओं के निर्माण, क्रिया तथा परीक्षण में किया जाता है। मशीन या यंत्र विन्यास के किसी पुर्जे, ढांचे या अवयव के निर्माण में सर्वप्रथम उस अंग पर लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं, फिर उसके प्रभाव आदि पर विचार करके अंग का साइज और उनके पदार्थ निश्चित किए जाते हैं। इसके लिए यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। किसी मशीन की जब डिजाइनिंग करते हैं तो उस मशीन के पार्ट्स में कितना फोर्स काम करेगा, उस फोर्स की एनालिसिस करने के लिए मैकेनिक्स के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग में अत्यधिक उपयोगिता के कारण ही मैकेनिक्स के मूल सिद्धांत को विभिन्न रूप में प्रयोग करके इंजीनियरिंग के अनेक विषय जैसे द्रव स्थिति विज्ञान, द्रव गति विज्ञान, गैस विज्ञान, वायु विज्ञान और ऊष्मागतिकी आदि में इसका अध्ययन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अनेक उपयोगी मशीन, यंत्र तथा ढांचों का निर्माण किया जाता है, जिसकी आधुनिक रूप से पर्याप्त उपयोगिता है। जैसे आप देखते हैं प्रैक्टिकल में मोटर, वायुयान, इंजन, पुल, भवन, डैम, अंतरिक्ष यान तथा सामान्य वस्तुएं जैसे घड़ी, पंखा, साइकिल आदि में निर्माण, प्रयोग और अध्ययन के लिए यांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं होती हैं जिसे समझने के लिए यांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे चलना, फिसलना, लुढ़कना, खाना, पहाड़ों पर चढ़ना, आगे झुकना, तैरना, पतंग उड़ाना आदि। सदिश और अदिश राशियों से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक के 3 उदाहरण लिखिए। तो इसमें आपको डिफाइन करना है सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, और सबके मात्रक आपको उदाहरण देने पड़ेंगे। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाई जाएंगी। और वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशि से लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्योंकि इसको डायरेक्टली नापा जाता है, ये किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी और समय का मात्रक सेकंड। ये एमकेएस सिस्टम के अनुसार है। सदिश राशियाँ क्या है? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, त्वरण। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी बोलते हैं। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सदिश का निरूपण, सदिश को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा के ऊपर एक तीर लगा देते हैं। जैसे AB लंबाई परिमाण को प्रदर्शित करती है और तीर का निशान उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, तो उसको हम लोग वेक्टर AB से लिखेंगे। सदिश और अदिश में अंतर बताएंगे। तो सदिश राशियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदिश राशियाँ, एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा अंतर है, राशियों को बीजगणित के नियम से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। सदिश में इन्हें केवल वेक्टर विधि से ही जोड़ सकते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 लिखते हैं तो सदिश के लिए ये सही है, और 2 + 2 = 5 लिखते हैं तब भी सदिश में सही है। लेकिन अदिश राशियों में ये बीजगणित के नियम का पालन करता है, इसमें 2 + 2 4 होता है, 3 या 5 नहीं होता है। लेकिन सदिश के केस में 2 + 2 = 3 भी होता है। सदिश राशियों के लिए एक तीर का प्रयोग किया जाता है, और अदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए इसमें तीर की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, 2 सदिश राशियों का गुणन एक सदिश या अदिश हो सकता है, और 2 अदिश राशियों का गुणन सदैव अदिश राशि ही होता है। पांचवा,
सदिश राशियों का कोई माप या इकाई नहीं होता, केवल दिशा होती है। सदिश राशियों का माप या इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, आरेख की सहायता से सदिश राशियों की बराबरी और समानता बताइए। तो सदिश राशियों की बराबरी और समानता, जब दो सदिश राशियां अपने दो भौतिक मात्राओं में मान, परिमाण और दिशा में बराबर होती है, वे एक जैसी ही होती हैं, तो ऐसे राशि को सदिश राशि कहा जाता है तथा ऐसी परिस्थितियों को सदिश की समानता कही जाती है। तो दो सदिश तभी आपस में समान कहे जाएंगे जब उनकी परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी एक दूसरे के बराबर हो। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर F1, F2, F3 तीन बल आपको दिखाए जा रहे हैं। F1 और F2 को देखेंगे तो लंबाई भी बराबर है और दिशा भी देखेंगे तो दोनों की दिशा भी एक ही है, तो F1 बराबर F2 होगा। लेकिन F3 की लंबाई यदि बराबर भी हो तो मगर दिशा इसके बराबर नहीं है, तो F1 F2 के बराबर है लेकिन ये F3 के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे परिभाषित कीजिए, पिंड क्या होता है, गतिपथ, गति अवस्था और विराम अवस्था, चाल और वेग, कार्य, रेखीय संवेग और दृढ़ पिंड। ये 7 डिफिनीशन है, इसको अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। तो पिंड या वस्तु, यह किसी पदार्थ का वह भाग होता है जो निश्चित स्थान घेरता है तथा जिसके पास द्रव्यमान और आयतन होते हैं। अर्थात वस्तु पदार्थ का भाग है जो सभी दिशाओं में सीमित होता है। अगला है गतिपथ, पाथ ऑफ मोशन, यदि किसी गतिमान कण की उत्तरोत्तर स्थितियों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त रेखा को कण का गतिपथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति अवस्था तथा विराम अवस्था। तो वस्तु दो अवस्था में हो सकती है, या तो वो एक के सापेक्ष अपने पोजीशन को बार बार चेंज कर रही हो, तो जब किसी वस्तु स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपने पोजीशन को चेंज करेगी तो बोलेंगे वस्तु गति अवस्था में है। लेकिन जब वही वस्तु दूसरे के सापेक्ष अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर रही है समय के सापेक्ष, तो उसे विराम अवस्था में कहा था। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी की वेलोसिटी और उस लड़के की वेलोसिटी दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है। लेकिन एक तीसरा लड़का जो जमीन पे खड़ा है, तो उसके सापेक्ष गाड़ी की पोजीशन हमेशा चेंज हो रही है समय के सापेक्ष, तो हम कहेंगे कि वह गाड़ी दूसरे बालक के सापेक्ष गति अवस्था में है। तो गति अवस्था मतलब जब किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बार बार वो चेंज करे, पोजीशन को चेंज करे, और जब वो चेंज नहीं करेगी तो उसे हम लोग विराम अवस्था में कहेंगे। चाल तथा वेग, तो चाल एक अदिश राशि होती है और वेग एक सदिश राशि होती है। चाल, किसी वस्तु की दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और यह एक अदिश राशि होगी। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो जब किसी पिंड के ऊपर बल लगाया जाए और उस बल के कारण किसी दिशा में विस्थापन हो तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। W बराबर होता है F इंटू S, यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक जूल होता है। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि अदिश गुणन है, तो W बराबर होता है F इंटू S cos थीटा, जहाँ F बल है, S विस्थापन है और थीटा दोनों के बीच का कोण है। तो जब थीटा का मान हम लोग 0 रखेंगे, यानी cos 0 का मान 1 होता है, तो वहाँ पर W का मान पॉजिटिव होगा। जब हम थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो वहाँ पे cos 90 हो जाएगा, तो वहाँ पे W का मान 0 हो जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में रखेंगे तो cos की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में आती है, तो 90 से 180 के बीच में W का मान निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, रेखीय संवेग किसे कहते हैं। तो रेखीय संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल रेखीय संवेग आता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है, वेग v है, तो रेखीय संवेग P बराबर m इंटू वी होगा। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ पिंड। तो दृढ़ पिंड वे पिंड होते हैं जिस पे आप बल लगाइए और उसके स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो,
उसे दृढ़ पिंड कहता है। वास्तव में कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं होता, लेकिन इंजीनियरिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सभी पिंडों को दृढ़ पिंड मानते हैं। जैसे बीम, कॉलम, गियर, पहिया आदि को दृढ़ पिंड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है बल लगाने पर बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हमको दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको दृढ़ पिंड कहता है। इसके अलावा दृढ़ पिंड और भी होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ पिंड। प्रत्यास्थ पिंड क्या है? जब किसी वस्तु के ऊपर आप बल लगाइए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन जैसे ही बल को हटा लीजिए, अपने फिर से पहली अवस्था को प्राप्त कर ले, उसे प्रत्यास्थ पिंड कहेंगे। जैसे रबर को आप खींचिए, बल को छोड़ दीजिए तो फिर से अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, तो रबर एक प्रत्यास्थ पिंड होगा। स्प्रिंग में आप लोड लगाइए, वो फैलता है, जैसे आप लोड को हटा लीजिए वो अपने फिर से प्राप्त शेप को प्राप्त कर लेता है, तो इसे हम लोग प्रत्यास्थ पिंड कहेंगे। पत्थर है, पत्थर को खींचिए, अपने शेप को चेंज नहीं करेगा तो वो दृढ़ पिंड कही जाएगी। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, दृढ़ पिंड और प्रत्यास्थ पिंड में अंतर क्या है? तो दृढ़ पिंड का मतलब होता है ऐसा पिंड जिसके ऊपर आप बल अपनी अवस्था को परिवर्तन ना करे या बहुत कम करे, इतना कम करे कि दिखाई ना दे, उसे दृढ़ पिंड कहता है। वास्तव में कोई पिंड दृढ़ पिंड नहीं होती है, लेकिन हम पत्थर को, लोहे को मानते हैं दृढ़ पिंड। प्रत्यास्थ पिंड क्या है? जब किसी पिंड पर कोई विरूपक बल लगे तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो, लेकिन बल को हटा लेने पर फिर से प्राप्त अवस्था को प्राप्त कर ले, उसे प्रत्यास्थ पिंड कहता है। प्रत्यास्थ पिंड क्या होगा? में होने वाला परिवर्तन अस्थायी, टेम्पररी होता है। जितने भी पिंड होते हैं सब प्रत्यास्थ पिंड ही होते हैं। वास्तव में कोई वस्तु ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो, लेकिन क्वार्ट्ज को पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माना जाता है। ये था आपका पहला यूनिट। थैंक यू।